हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिविल सेंट्रिक। सिविल सेंट्रिक में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो लास्ट सेशन में बेटा हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमारी न्यूट्रल एक्सिस वर्क करती है, किस तरीके से हमारे मोमेंट्स वर्क करते हैं, और हमने क्या इस्टेब्लिश किया था कि हमारा जब किसी बॉडी के ऊपर मोमेंट लगता है तो कुछ फाइबर तो टेंशन में होते हैं, कुछ फाइबर कंप्रेशन में होते हैं, और कौन से फाइबर टेंशन में होंगे, कौन से कंप्रेशन में होंगे, ये डिपेंड करेगा हमारे नेचर ऑफ मोमेंट का कि वो सैगिंग मोमेंट है या हॉगिंग मोमेंट है। तो इस बात को अपन अब आगे लेकर के चलते हैं, ठीक है। सो हमारे पास एक बॉडी है, मान लेते हैं हमें 3 डायमेंशनल की जरूरत नहीं है ना। नॉर्मली हमें एग्जाम में जो फिगर्स बन के भी आते हैं वो भी 2 डायमेंशन में ही होते हैं, ठीक है। सो ये है हमारे पास बेटा एक बॉडी, ठीक है, और इसके ऊपर एक बेंडिंग मोमेंट लग रहा है m, है ना। सो अब ये जो m लग रहा है ये हॉगिंग है कि सैगिंग है? सो आप कहोगे सर ये हॉगिंग है क्योंकि टॉप लेयर्स हमारी टेंशन में आने की टेंडेंसी यहां पे रखती हुई नजर आ रही है, ठीक है। सो मान लेते हैं कि जो इसकी क्रॉस सेक्शन है बेटा वो हमारी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। चलिए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन अपन इसको अभी टाइमिंग पकड़ लेते हैं, है ना, क्योंकि अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम करना चाह रहे हैं स्ट्रेस की कैलकुलेशंस आज के सेशन में, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, m/i इज इक्वल टू सिग्मा b/y, है ना। सो अगर आपको ये बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू दे दी जाए और ये क्रॉस सेक्शन डायमेंशन दे दी जाए तो आप इसको निकाल सकते हो। अब देखिए y अपन कहां से लेते थे, y क्या दिखाता है बेटा, y क्या दिखाता है, y दिखाता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इसको अपन कहां से लेते हैं, अपन इसको लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस से। हम इसे कहां से लेंगे, न्यूट्रल एक्सिस से। सो यहां से अगर मैं ऐसा लिख दूं कि सिग्मा b इज इक्वल टू m/i इंटू y, ओके। सो अगर इस बॉडी के ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट है वो कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमारा एक कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट हम इसको कहते हैं, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ, ठीक है। सो ये जो कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट लग रहा है मतलब m कांस्टेंट है। क्रॉस सेक्शन आप ऑलरेडी डिसाइड कर दिए हो, क्रॉस सेक्शन हमारी ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो ये b है, ये d है। तो जो हमारी क्रॉस सेक्शन ऑलरेडी डिसाइडेड है यानी I भी कांस्टेंट है। तो कुल मिलाकर के यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल है y के। और जैसा मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि हमें इक्वेशन को पढ़ना है, इक्वेशन को सुनना है, ठीक है। सो इस इक्वेशन को अगर मैं सुनूं तो बेंडिंग स्ट्रेस हमारी प्रोपोर्शनल हो रही है y की। तो भैया सबसे पहली बात क्या इंफॉर्मेशन मिली कि भैया बेंडिंग स्ट्रेस y के प्रोपोर्शनल है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है। यानी अगर मैं किसी क्रॉस सेक्शन पे जाकर के देखूंगा, मान लीजिए मैं इस क्रॉस सेक्शन पे जाकर के देख रहा हूं तो बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन तो पहली बात लीनियर है क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सेकेंडली ये बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम कहां पे होगी, ये बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगी टॉप पे और बॉटम पे, क्योंकि y सिमेट्रिकल सेक्शन है तो y हमारा टॉप पे मैक्सिमम है और बॉटम पे मैक्सिमम है। दोनों ही जगह पे न्यूट्रल एक्सिस से देखे जाने पे सबसे ज्यादा y हमें टॉप फाइबर बॉटम फाइबर पे मिलता है, और इसीलिए अपन कहते हैं कि बेंडिंग में टॉप और बॉटम फाइबर पे स्ट्रेस सेम होती है, मे बी बट अपोजिट नेचर में होती है अगर सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन है तो। y जहां 0 है, y 0 कहां है, न्यूट्रल एक्सिस पे। तो लास्ट सेशन में भी हमने एक बात की थी कि भाई हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस होता है वहां पे ना ही टेंसाइल स्ट्रेस होती है ना ही कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है। तो यहां मैक्सिमम सेंटर पे 0 और डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर। तो अगर मैं इसको यहां पे ज्वाइन कर दूं, तो कुछ ये जुगाड़ बन गया बेटा, कुछ इस प्रकार से हमारा जुगाड़ हो गया, यस और नो बेटा, है ना। तो हमारे जो बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो बिटवीन टॉप टू बॉटम कैसा हुआ बेटा, देखिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बाहर बना रहा हूं, है ना। सो ये है, और डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो मान लीजिए यहां पे न्यूट्रल एक्सिस है, सो हमारा टॉप पे क्या है, ये है, बॉटम पे ये है। और सर ये डायरेक्शन कैसे पता चली, तो हमें ये कैसा मोमेंट है, हॉगिंग मोमेंट है, तो टॉप लेयर टेंशन में है तो बॉटम कंप्रेशन में है, तो इसलिए आप इस डिस्ट्रीब्यूशन में इस स्ट्रेस की डायरेक्शन को अपोजिट देख रहे हो, ठीक है। और यहां पे मान लीजिए अपन एक एरो बना देते हैं, यहां भी एरो बना देते हैं, तो इन दोनों के बीच में हमारी जो स्ट्रेस आ रही है इसको ज्वाइन कर दिया, राइट।
राइट। सो ये है हमारी यहाँ पे न्यूट्रल एक्सेस मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और इनके बीच में क्या है, इनके बीच में क्या है कि हमारे स्ट्रेसेस है, ठीक है। ये अपन यहाँ पे खूब सारा लाइन बना देंगे। सिमिलर लाइक दिस, ओके। सो ये सब है हमारे, ये है, ये है, ये सारा एरो से भर दीजिए इसको, राइट। सो ये हो गया। अगर हम इस सेक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन को उठा करके बाहर देखें तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो टॉप पे मैक्सिमम पॉजिटिव यहां पे, तो बॉटम में मैक्सिमम निगेटिव यहां पे। गेटिंग माय पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट। तो सर हम निकालेंगे कैसे अगर इन वैल्यूज को निकालना पड़े? डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया। हमारे एक्सियल लोड का डिस्ट्रीब्यूशन बेटा कैसा था? एक्सियल लोड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था कि ये थ्रू आउट हमारा कांस्टेंट था, ठीक है, ये थ्रू आउट हमारा कांस्टेंट था और एक ही नेचर का भी था, है ना। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम यहां पे देख रहे थे, सो एक्सियल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। पूरे टॉप टू बॉटम जितने भी फाइबर्स हो सब पे सेम स्ट्रेस आती है, बट बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वेरिएबल होता है। तो थोड़ा सुंदर सा फिगर बना दिए तो आपको ज्यादा बेटर यहां पे समझ में आएगा, ठीक है, ज्यादा बेटर यहां पे समझ में आएगा। तो ये क्या है? एक्सियल लोड की वजह से जो एक्सियल स्ट्रेस आती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। और हम क्या देख रहे हैं? जो बेंडिंग मोमेंट की वजह से, बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो हमारी बेंडिंग स्ट्रेस आती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैसा हुआ? अगर टॉप पे पूरा पॉजिटिव है तो ये देखो, ये न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर सारी स्ट्रेसेस पॉजिटिव है और नीचे सारी स्ट्रेसेस निगेटिव है। तो अगर हमारा बेंडिंग मोमेंट मान लीजिए इस प्रकार से लग जाए, देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये आगे जाकर के अभी आपको बहुत काम आने वाला है। मान लीजिए ये ऐसी बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए ये ऐसी बॉडी है और इसकी क्रॉस सेक्शन अपन फिर से रेक्टेंगुलर अज्यूम कर रहे हैं, और यहां पे लग रहा है बेंडिंग मोमेंट और ये हमने यहां से कर दिया फिक्स, ठीक है। सो बेंडिंग मोमेंट की डायरेक्शन को जरा अपोजिट कर दिया जाए, है ना। सो अब ये जो बेंडिंग मोमेंट लग रहा है ये क्या करेगा? ये सैगिंग मोमेंट क्रिएट करेगा, क्योंकि यहां पे टॉप लेयर्स आपको कंप्रेशन में नजर आने वाली हैं, बॉटम लेयर टेंशन में नजर आने वाली हैं, ठीक है। सो अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो सेम वही बात है, देखो सिग्मा बी इज इक्वल टू एम बाई आई इंटू वाई। तो अगर हमारे पास m की वैल्यू हो, है ना, b और d डायमेंशंस हो, है ना, तो हमें क्या पता है कि भैया m भी कांस्टेंट है और हमारा i भी कांस्टेंट है, यानी ये स्ट्रेस अब वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू y। और जैसा हमने पीछे भी बात किया, देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रहा है, सो इक्वेशन अपने आप में ही बहुत चीजें बता देगा, है ना। डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रहा है तो जब हमारा यहां डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जब हमारा यहां डायरेक्ट प्रोपोर्शन है बेटा, सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होने से हमारा क्या हिसाब बन रहा है? देखो देखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होने से हमारा जहां पे y मैक्सिमम है वहां पे ये भी मैक्सिमम, जहां पे y मैक्सिमम है यहां पे ये भी मैक्सिमम। लेकिन यहां पे अब अपना सेंस अपोजिट आएगा ना भाई, ये क्योंकि ऊपर टॉप हमारा कंप्रेशन में जा रहा है, ठीक है। सो ये हो गया कंप्रेशन में, ये भी हो गया, ये हो गया हमारा टेंशन में। तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या अपोजिट बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये यहां पे क्या बन गया? ये ऐसा हो गया, ये इधर हो गया। टॉप लेयर्स पे हमारा क्या आ रहा है? कंप्रेशन आ रहा है, बॉटम पे क्या आ रहा है? हमारा टेंशन आ रहा है, ठीक है। और इन दोनों को अपन एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें, कैसे? क्योंकि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू y, तो मतलब वहां जहां y जीरो है वहां पे ये स्ट्रेस जीरो है। तो इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का भी आइडिया लग रहा होगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गई हमारी न्यूट्रल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस, है ना। और इसके बीच में अपन क्या कर सकते हैं कि सारे स्ट्रेसेस अपन भर दें, ओके। देखिएगा, राइट, है ना। ये थोड़ा सुंदर सा फिगर बना हमारा, भाई, है ना। सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आती है बेटा, है ना। ये हमारी इन स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, ठीक है। अब
सर हमें अगर कैलकुलेशन करनी हो तो लेट्स सपोज इसी क्वेश्चन में अपन कुछ डाटा मान लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने का आसानी हो जाए। ठीक है, हमें कैलकुलेशन करने का आसानी हो जाए, या चलो कोई नहीं। ठीक है, तो ये बात आई थिंक आप लोग को समझ में आ गई है ना। अब एक बात सुनिएगा, आइए एक बार और ट्राई करेंगे अपन इस चीज को एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन कौन सा चल रहा है जी, जरा देख लें। लास्ट सेशन में हमने कितने नंबर का क्वेश्चन कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 62। तो समझ लेते हैं कि ये है क्वेश्चन नंबर 63। ओके, क्वेश्चन नंबर 63। देखो 63 क्वेश्चन अपन आज तक कर चुके हैं इस सॉम में, और अभी अपन यूनिट 3 में पहुंचे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, आप लोग सेशन देखते रहिए। राइट, सो ये है हमारी प्रॉब्लम। मान लेते हैं इसके ऊपर एक हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। ठीक है, हॉगिंग मोमेंट ऑफ 10 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, एक हॉगिंग मोमेंट लग रहा है 10 किलो न्यूटन मीटर का। ठीक है, और इसकी क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस है हमारी, इसकी क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस है हमारी। सो इसकी जो विड्थ है वो है मान लेते हैं 50, और इसकी जो डेप्थ है वो मान लेते हैं 100। ठीक है, तो यहां पे अब आपको निकालना क्या क्या है? यहां पे आपको निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। देखिए क्या क्या चीजें निकालनी है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, राइट। ठीक है, फिर आपको निकालनी है स्ट्रेस एट पॉइंट 1। ये हो गया हमारा पॉइंट 1। ठीक है, सो आपको निकालना है स्ट्रेस एट पॉइंट 1। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 64 है ना। फिर आपने निकालना है स्ट्रेस एट पॉइंट 2। ओके, स्ट्रेस एट पॉइंट 2। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 65 है ना। ऐसे करके कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं अपन यहां पे। ठीक है, स्ट्रेस एट 20 mm from the top, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर बन गया 66। ओके, स्ट्रेस एट 20 mm फ्रॉम द टॉप। ठीक है, और क्या निकालना है? आपको निकालना है स्ट्रेस एट 10 mm फ्रॉम बॉटम। ठीक है, ठीक है, तो इतनी सारी बातें बेटा आपको यहां से निकालनी है, और ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 67। तो क्योंकि इसी क्वेश्चन में अपन ने 5 क्वेश्चन डाल लिए। ठीक है, सो अब आपने बेटा क्या काम करना है? आपने ये सारी चीजें अपने को निकाल करके बतानी है। ये सारी चीजें आपने हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, सो ट्राई करिए माय डियर। डेफिनेटली आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड आई एम होपिंग कि आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, शुरू कर दीजिए, और अब मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। सो अगर आपने इसको अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो प्लीज अटेम्प्ट इट फर्स्ट। पहले आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं करता हूं। ठीक है, ठीक है, सो मैं अब इसको शुरू कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें भाई क्या पता है? चलो जी, बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। तो हॉगिंग लग रहा है तो मतलब इस नेचर का लग रहा है, और कितना लग रहा है? 10 किलो न्यूटन मीटर लग रहा है। ठीक है, अब हमें क्या पता है बेटा कि हमें बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी है। बेंडिंग की बात हो रही है, क्वेश्चन पहचान में आ जाएगा कि चलो जी बेंडिंग का क्वेश्चन है। तो जैसे ही बेंडिंग का क्वेश्चन अपने को समझ में आया तो अपन क्या कह सकते हैं? M/I इज इक्वल टू सिग्मा B/Y। ठीक है, M/I इज इक्वल टू सिग्मा B/Y। तो यहां से सिग्मा B अपन क्या कह सकते हैं कि M/I इंटू Y। ठीक है, M/I इंटू Y। ओके, ये हो गया हमारी बेंडिंग स्ट्रेस का रिलेशन। ठीक है, अब देखो क्या करना है। बेंडिंग मोमेंट तो कांस्टेंट है, आई तो कांस्टेंट है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन इजी वे में अपन यहां पे करना सीख जाएंगे। सो बेंडिंग मोमेंट क्या है? 10 किलो न्यूटन मीटर। तो यूनिट का ख्याल रखेंगे। 1 किलो के लिए 10⁻³ आएगा, 1 मीटर के लिए आएगा, क्योंकि आप मेगा पास्कल में चीजों को निकालने की चाहत रखते हो। तो लोड की यूनिट क्या होनी चाहिए? न्यूटन होनी चाहिए। डायमेंशंस की यूनिट mm होनी चाहिए। तो यूनिट क्या दी थी? किलो न्यूटन मीटर। सो किलो को भी बदलना है, मीटर को भी बदलना है, डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, डिवाइडेड बाई आई। तो आई क्या है? BD³/12 यानी 50 × 100³/12 है ना। और
इंटू वाई, है ना, इंटू वाई। सो अब आपने क्या करना है, अब आपने देखो ये बन गया हमारा जुगाड़, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपको अपने y बदल बदल के आपको किसी भी पॉइंट पे जो स्ट्रेस पूछी गई है वो आप निकाल सकते हो। तो y हम कहां से टेकअप करते हैं बेटा, y हम कहां से टेकअप करते हैं, y हम टेकअप करते हैं, y हम कहां से टेकअप करते हैं, y टेकअप करते हैं हम सेंट्रोइडल एक्सिस से, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है। तो y हमारा कहां से लिया जा रहा है, y हमारा कहां से लिया जा रहा है, y हम यहां से ले रहे हैं, दिस इज योर y, है ना, ठीक है। ये हम y ले रहे हैं, ये हमारा y है बेटा, ठीक है, फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं 1 पे निकालना चाह रहा था, ठीक है, मुझे 1 पॉइंट पे निकालना था, तो 1 पॉइंट पे निकालना था बेटा, अगर मुझे यहां पे 1 पॉइंट पे निकालना था तो 1 पॉइंट के लिए मेरी बेंडिंग स्ट्रेस निकालूंगा, तो मैं क्या रख दूंगा, तो एक बार इसको एक सुंदर सी कैलकुलेशन करके रख लेते हैं, है ना, क्योंकि ये बार बार यूज होने ही वाला है हमारा। तो इसकी अपन एक सुंदर कैलकुलेशन अगर कर लें तो क्या है, देखो भाई अपन तो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, ठीक है, नो रिस्क, है ना भाई। जब कैलकुलेटर गेट में अलाउ है तो कर लो ना सर। अगर हम कोई दूसरा पेपर देंगे जिसमें अलाउ ना हो तो वहां तो भाई खुद ही करनी पड़ेगी यार, उसमें क्या कर सकते हैं, है ना। सो ये आ रहा है 2.4, है ना। देखो 10 इंटू, एक बार चेक कर लेता हूं, ओके। सो ये आ रहा है हमारा सिग्मा B1 एज 2.4 ऑफ y, ठीक है, 2.4 ऑफ y, ठीक है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिग्मा B1 निकालना है, तो आपने सिग्मा B1 की जगह y1 लिख देना है, ठीक है, y की जगह y1 लिख देना है, ठीक है। तो y1 कहां से मेजर होगा, न्यूट्रल एक्सिस से मेजर होगा। न्यूट्रल एक्सिस से 1 पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है हमारी, 50 mm है। तो यहां क्या कर दीजिए, 2.4 इंटू 50, है ना, 2.4 इंटू 50, राइट बेटा, ठीक है। जरा एक सेकेंड है, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है इसकी कैलकुलेशन में, एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है। ये कभी कभी गलती हो जाती है, हाँ नहीं सही है। सो 2.4 इंटू 50, तो इसकी यूनिट आपने क्या है, आपने सब mm में रखा है, तो यहां पर भी आप mm में रखोगे। सो 2.4 इंटू 50 ये कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 120, ठीक है, 120, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मेगा पास्कल हो जाएगी। तो ये हमारा सिग्मा B1 हो गया, ठीक है। और ये टेंशन में था तो इसको अपन पॉजिटिव में रखे। अब सिग्मा B2 क्या है, ठीक है, हमें 0.2 पे निकालना था, तो सिग्मा B2 के लिए आप क्या रख दे, इस रिलेशन में y2 रख दे, ठीक है, y2 रख दे। तो y2 आप रखोगे, y2 भी 50 है, लेकिन यहां पे एक माइनस साइन लगा लेंगे क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये कंप्रेशन है, ठीक है। तो माइनस हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, माइनस 2.4 इंटू 50 यानी माइनस 120 मेगा पास्कल। तो ये हो गया हमारा सिग्मा B2, ठीक है, ये हो गया हमारा सिग्मा B2। और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था स्ट्रेस एट 20 mm फ्रॉम द टॉप। तो स्ट्रेस जब हमें निकालनी है 20 mm फ्रॉम द टॉप, तो अपन क्या कर सकते हैं भाई, 20 mm फ्रॉम द टॉप, लेकिन y कहां से मेजर होगा, y कहां से मेजर होगा, मान लीजिए इस पॉइंट को अपन 3 नाम दे देते हैं, ठीक है, 0.3, ठीक है, ठीक है। तो 0.3 के लिए हमारा y3 क्या होगा, तो हम इसको बोल दिए सिग्मा B3। तो सिग्मा B3 क्या होगा, 2.4, है ना, 2.4 इंटू y3, 2.4 इंटू y3, है ना। और y3 क्या है, डिस्टेंस हमेशा न्यूट्रल एक्सिस से। तो बताइए 20 mm फ्रॉम द टॉप निकालना है, मतलब ये 3 पॉइंट कहीं यहां पे है, ये 3 पॉइंट कहीं यहां पे है, 20 फ्रॉम द टॉप। और हमारा y3 क्या है, व्हाट इज दिस y3, तो y3 है हमारा ये डिस्टेंस, दिस इज योर y3, राइट, दिस इज योर y3। तो ये क्या है, टोटल 50 ऊपर से 20, तो यहां से क्या है 30 mm, राइट, यहां से क्या है 30 mm। तो अपन यहां पे क्या कर ले, यहां पे 2.4 इंटू 30 कर ले, 2.4 इंटू 30 कर ले। तो 2.4 इंटू 30 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 72 मेगा पास्कल, राइट, 72 मेगा पास्कल। क्योंकि आपने जो लोड की यूनिट रखी थी
वो न्यूटन रखिए। देखो जब भी न्यूटन और एमएम में गेम खेल रहे हो तो आपके स्ट्रेस के टर्म्स जो हैं वो मेगा पास्कल में बाय डिफॉल्ट निकल करके आ जाएंगे। तो ये क्या है 72 मेगा पास्कल। और क्या निकालना था जी? निकालना था हमें स्ट्रेस एट 10 mm फ्रॉम बॉटम। ठीक है, तो स्ट्रेस एट 10 mm फ्रॉम बॉटम जी क्या है? आ जाओ 10 mm फ्रॉम बॉटम, तो ये पॉइंट बेटा है ना 10 mm फ्रॉम बॉटम। सो 10 mm फ्रॉम बॉटम मतलब टॉप से कितने पे है, मतलब न्यूट्रल एक्सेस से कितने पे है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं y4 और ये कितना है 40 mm। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे यहां पे कि हमारा सिग्मा b4 क्या है? सिग्मा b4 क्या है? ये हो गया 2.4 इंटू y4। सो y4 क्या है हमारा 2.4, ये है 40 mm है ना। और क्योंकि न्यूट्रल एक्सेस से नीचे है तो कंप्रेशन आना है, तो एक माइनस साइन का भी अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो व्हाट इज दिस सिग्मा b4? ये आ रहा है 2.4 इंटू 40 यानी 96। सो माइनस 96 मेगापास्कल ये हमारे सिग्मा b4 हो गई। तो जैसा ऑब्वियसली हमने समझा था और देखा था, आप देखो टॉप और बॉटम पे, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन है तो टॉप और बॉटम पे हमारी जो स्ट्रेस आने वाली है वो मैक्सिमम आने वाली है, बट अपोजिट इन नेचर आने वाली है। इन बिटवीन एनीवेयर द स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड जो होगा वो टॉप और बॉटम से कम होगा सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन के लिए। ठीक है, ठीक है। और उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? y के साथ खेलते हुए हम उसको निकाल करके ला सकते हैं। अब अगर आपने एक बात और महसूस की हो सर यहाँ पे, तो इसका एक छोटा सा तरीका और हो सकता है। ठीक है, जैसी आपको सुविधा हो, और कई बार हमें क्वेश्चन में इनपुट भी ऐसे ही दे देते हैं। तो एक काम करते हैं, देखिए हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें अभी भी और बातें हम टेक अवे पॉइंट्स ले सकते हैं, कुछ चीजें और को सीख सकते हैं। तो यहां पे हमने बेसिकली अगर आप देखो तो हमने 4 पॉइंट पे स्ट्रेसेस निकाली। ठीक है, और हमसे क्या पूछा था? व्हाट इज, और क्या पूछ रहा था? मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस भी मिल गई थी हमें 120 मेगापास्कल, ये हमारी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस थी। अगर बोलता मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस तो भी 120 मेगापास्कल होता, राइट। मैक्सिमम कंप्रेसिव बोलता तो भी 120 मेगापास्कल होता। ठीक है, और यहीं से एक बात याद आई, अभी बताता हूं, रुक जाओ। ठीक है, उससे पहले जरा कुछ बातें समझ ले। तो यहां बेसिकली हमने 1 पॉइंट पे निकाला, और let's have a look at it। 1 पॉइंट पे निकाला, 2 पॉइंट पे निकाला, कहीं ऊपर 3 पॉइंट पे निकाला, कहीं नीचे 4 पॉइंट पे निकाला, और ये थी हमारी बेटा न्यूट्रल एक्सेस। ये थी हमारी न्यूट्रल एक्सेस। इसको तो अपन ऐसे खींच के ला सकते हैं। ये देखो, आपके साथ साथ हम भी सीख रहे हैं बेटा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल आप सीख रहे हो, हम भी सीख रहे हैं। ठीक है, चलो वेरी नाइस। सो ये हो गया 1, 3, 4 एंड 2। ठीक है, सो अगर मुझे ये जो बेंडिंग स्ट्रेसेस निकालनी है तो मैंने सिग्मा b1 निकाल लिया था, कैसा करके m रखा, i रखा, y1 रखा। ठीक है, अब बार बार आप m और i वाली अगर कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो तो हमें ये भी पता है कि सर सिग्मा b इज प्रोपोर्शनल टू y, मतलब सिग्मा b बाई y का रेशियो जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है, आप यहां से भी देख सकते हो, आप यहां से भी देख सकते हो। ठीक है, सो एक बार आपको किसी पॉइंट की अगर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस मिल गई है तो आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके भी दूसरे किसी पॉइंट की बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकते हो। तो अपन इसको, क्योंकि ये रेशियो कांस्टेंट है तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा b2 अपॉन y2, सिग्मा b3 अपॉन y3, सिग्मा b4 अपॉन y4। ठीक है, ठीक है। तो कहने का क्या मायने है, अगर क्वेश्चन में आपको बेंडिंग मोमेंट दिया हो, डायमेंशंस दी हो, तो बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके आप ऐसे भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप किसी एक पॉइंट की पहले बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लें। आप किसी एक पॉइंट की पहले बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लें, चाहे सिग्मा b1 निकाल लें, चाहे सिग्मा b2, b3, b4, जो आपकी मर्जी। आप एक पॉइंट की बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के बाद इस रेशियो को
सिग्मा बी बाई वाई वाले रेशियो का प्रयोग करके भी आप चीजों को निकाल सकते हैं, किसी और पॉइंट की बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं। ठीक है, सो क्या हमारे को यहां से सीखने को मिला? देखिए, यहीं से दो प्रकार के क्वेश्चन आपको बना करके दिए जा सकते हैं। पहले प्रकार का क्वेश्चन जिसमें आपको बेंडिंग मोमेंट दिया हो, ठीक है, और आपको बेंडिंग स्ट्रेसेस पूछे। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन क्या हो सकता है कि इसमें बेंडिंग मोमेंट का इनपुट ना दे करके मैं ये इनपुट दे देता कि जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है, जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है वो ये है, या बेंडिंग स्ट्रेस किसी एक पॉइंट की ये है। नाउ आपको डिफरेंट पॉइंट की बेंडिंग स्ट्रेसेस निकाल करके लेकर के आनी है, तो भी आप इस फंडे को लगा करके कर सकते थे। तो बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए हमें क्या जरूरी है? या तो बेंडिंग मोमेंट दिया हो, या किसी भी एक पॉइंट की क्रॉस सेक्शन पे बेंडिंग स्ट्रेस दी हो। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सो वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है मेरे पास, अभी एकदम से ध्यान है। तो 67 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, तो अभी जरा 68 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे दो चीजें मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, सो मान लेते हैं एक हमारे पास बॉडी है, यहां पे एक बॉडी है हमारे पास, और इसके ऊपर एक बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। ठीक है ना, और ये पॉइंट है 1 टॉप वाला, बॉटम वाला है 2। तो यहां पे मेरे दो सवाल है आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 68 एंड 69। दो सवाल मेरे आप लोगों से क्या है कि भैया व्हाट इज द रेशियो ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस एट 1 एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन बेंडिंग स्ट्रेस एट पॉइंट 1 एंड 2। ठीक है, एक ये सवाल है। दूसरा सवाल है व्हाट इज द रेशियो ऑफ maximum tensile to maximum compressive stress। राइट, मैक्सिमम टेंसाइल टू मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, ठीक है, ये दो हमारे यहां पे क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है। सो अगेन हमेशा की तरह बेटा वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करिए, और फिर मैं उसके बाद इस क्वेश्चन को करता हूं। ठीक है, ठीक है, आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से अटेम्प्ट कर लिया होगा, और अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। सो द रेशियो ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस एट 1 एंड 2। सर आपने इसकी क्रॉस सेक्शन नहीं बताई, सो अपन इसको सिमेट्रिकल मान सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली वही बताना ही चाहिए था। सो अपन इसको सिमेट्रिकल मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसको सिमेट्रिकल रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन माना है। सो इस कंडीशन में अगर मैं सिग्मा 1 और सिग्मा B2 का रेशियो लिखूं तो ये कितना आना चाहिए? ये आएगा -1। ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। क्यों कंफ्यूजन हो सकती है? अब अभी हम सीख करके आए हैं कि यहां पे जो स्ट्रेस होगी वो कंप्रेसिव होगी, यानी माइनस सिग्मा अगर है तो बॉटम में क्या होगी? प्लस सिग्मा होगी। गेटिंग माय पॉइंट? दोनों क्योंकि सिमेट्रिकल सेक्शन है, तो जैसा अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था, देखो 120 प्लस 120 और माइनस 120, मतलब टॉप और बॉटम पे मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है सिमेट्रिकल सेक्शन में, लेकिन साइन अपोजिट रहते हैं। तो जब मैंने बोला रेशियो ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, जब मैंने बोला रेशियो ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, मतलब सिग्मा B1 एंड सिग्मा B2, तो हमें इस साइन की कंसिडरेशन को भी यहां दिखाना पड़ेगा, और ताकि हमको ये बात पता चले कि ऊपर और नीचे का साइन अपोजिट है। ठीक है, आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हुई। अब अगर पूछा है उसने कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंसाइल टू मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो इसका आंसर क्या होगा? अब कई लोग यहां पे गड़बड़ कर देते हैं, इसका आंसर भी -1 लिख देते हैं, तो इसका रेशियो बेटा +1 होगा। क्यों +1 होगा? देखो यहां पे उन्होंने नाम लिख दिया ना, यहां पे हमने नाम लिख दिया टेंसाइल ऑफ कंप्रेसिव। जैसे अगर मैं आपसे इस पीछे वाले क्वेश्चन में, देखो बात की डेप्थ को समझना, ठीक है, छोटी छोटी चीजें से हमें कई बार मिस्टेक हो जाती है और आते हुए नंबर हम खो देते हैं।
मैंने इस क्वेश्चन में आपसे पूछा व्हाट इज द स्ट्रेस एट पॉइंट 2, तो आपने जवाब दिया -120। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो जब मैंने मैक्सिमम कंप्रेसिव शब्द का यूज कर लिया तो माइनस की कोई जरूरत नहीं है। यूनिट 1 में जाकर के देखिए, हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे और पूछता था कि व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बार। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बार पूछा तो माइनस थोड़ी लगाना है, कॉन्ट्रैक्शन शब्द का इस्तेमाल हो गया। वैसे ही जब हमसे पूछा कि कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है तो अब माइनस लगा करके नहीं बताना है, ठीक है। इसी वजह से जब हमसे पूछा रेशियो मैक्सिमम टेंसाइल और मैक्सिमम कंप्रेसिव, तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का रेशियो लेंगे। तो कई बार लोग इस बात में भी गलती कर बैठते हैं। सो आई होप कि ये बात में आप गलती नहीं करेंगे। इस सेशन में बेटा हमने बेंडिंग स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना सीखी, ठीक है। हमने बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि किस तरीके से बेंडिंग स्ट्रेस थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन वेरी करती है, ठीक है। और हमने क्या देखा, और हमने देखा कि हम बेंडिंग स्ट्रेस को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक तो बेंडिंग मोमेंट अगर गिवन हो तो, या फिर किसी पॉइंट की बेंडिंग स्ट्रेस अगर गिवन हो तो, ठीक है। आज के सेशन में बेटा इतनी ही बात करेंगे और नेक्स्ट सेशन में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।